हमने कल करा था कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मीन्स डिमांड का बढ़ना, इंक्रीज होना ड्यू टू विच फैक्टर, प्राइस फैक्टर, राइट। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मीन्स डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस फैक्टर, ओनली प्राइस फैक्टर, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। बट देयर आर सम अदर फैक्टर्स विच आल्सो अफेक्ट द डिमांड, like taste and preference, income of the consumer, price of substitute goods, price of other goods, है ना। So the topic is increase or decrease in demand, increase or decrease in demand due to other factors except price, ठीक है। प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स की वजह से जो डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज पे देखेंगे। पहला है इंक्रीज इन डिमांड। ये दो सिचुएशंस में पॉसिबल हो सकता है हमारे पास। इंक्रीज इन डिमांड जो है वो दो केसेस से पॉसिबल हो सकती है, या तो सेम प्राइस है और ज्यादा परचेजेस हो रही है, या प्राइस बढ़ चुका है बट फिर भी सेम परचेज हो रही है। लाइक अगर आप बात करो सेम प्राइस मोर परचेज, सपोज प्राइस 3, यहाँ पे 3 और 4, ठीक है। और यू कैन से प्राइस मोर प्राइस बट सेम परचेज। ये दो सिचुएशंस में पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे देखो प्राइस सेम रहा बट डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई है 3 to 4, बट अनदर केस क्या है, प्राइस बढ़ गया बट परचेज जो डिमांड है वो सेम है। ऐसा किस केसेस में हो सकता है, बता सकते हो? कोई एक एग्जांपल, कोई भी रैंडम एग्जांपल बताओ, आप इसको किसी भी एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करके बता दो। सपोज लाइनर, गर्ल्स की बात, लाइनर आप यूज करते हो, कोई भी ले लो, है ना। अभी चल मैंने यहाँ पे 3, 4 की एग्जांपल ले ली है, या आप लिपस्टिक की कोई बात कर रहे हो, ठीक है। मैं कोई एक लिपस्टिक यूज कर रही हूँ जिसका प्राइस सपोज पहले 10 रुपीज था, मैंने तब एक बाय करी थी, ठीक है। बट मेरे को वो बड़ी अच्छी लगी, मैंने उसको यूज किया, मैंने उसकी क्वालिटी अच्छी लगी, स्टे अच्छा लगा, अब वो खत्म हो गई है, ठीक है। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम बाय करने जा रही हूँ फिर उसका प्राइस 10 ही है, बट मेरे को वो अच्छी लगी, मेरे को लग रहा है कि स्टे है, चलो मैं 2 बाय कर लेती हूँ इकट्ठी, तो ये वाला केस पॉसिबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट केस मोर प्राइस बट सेम परचेज। प्राइस सपोज तब स्पेंड 10 से 12 रुपए हो गया, जब मैं मार्केट में उसको लेने गई तब मैंने 2 की बजाय उसको एक ही परचेज किया, पहले भी एक किया था, अब जब 12 रुपए प्राइस हो गए तब भी मैंने एक ही परचेज कर लिया। आया समझ में? ये दो केसेस में हो सकता है। ड्यू टू मैंने बताया टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी हो सकता है, यहाँ पे टेस्ट भी हो सकता है ना मेरा, या आप किसी भी चीज की एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई खाने वाली, कोई स्नैक है, कुछ भी हो सकता है। ये मैंने जस्ट ऐसे रैंडम एग्जांपल आपको बताई है, ठीक है। बट ये दो केसेस में हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो सकती है। समझ में आया? अब इसको डायग्रामेटिकली कोई बना सकता है? बनाएगा कोई? इजी है, ग्राफ में प्लॉट करनी है वैल्यूज। देखो पता क्या होता है, जब आप में से कोई आके निकल के आता है ना ऐसे बनाने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस रेज होता है उसमें, मैंने तो बना ही देना है। अब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हो, कुछ छोटे बच्चे नहीं हो, कौन बनाएगा जल्दी से? है कोई? आ जाओ, कौन बनाएगा? क्या नाम है इसका? आरती, आ जाओ जल्दी से। और ट्राई तो करो, गलत ही बनाओगे, मैं खड़ी हूं ना उसको रेक्टिफाई करने के लिए। कम ऑन, कोई खुद से विलिंग होए जिसमें इतना कॉन्फिडेंस होए, देखना है आज किसमें कितना कॉन्फिडेंस है। कोई बनाएगा?
जब वो थोड़ा सा बना ले, 1 2 3 4, ये थोड़ी 3 4 ही बनाने हैं। थोड़ा सा कैमरे में बना देता हूँ, चल कोई नहीं। बना यहाँ पे इधर लिख क्वांटिटी डिमांडेड, उधर लिख प्राइस। When price is 3, हाँ कर when price is 3, demanded is 3. When price 3, demand goes to कर प्राइस 3 ही है। यस हाँ, अब अगर तुम देखो प्राइस 3 से 4 हो गया तो यहाँ पे 3 आ रहे, इसको ऐसे ज्वाइन कर दे 3 तक, बस छोड़ दो। ये देखो जब प्राइस 3 था तो कितनी परचेज कर रहा था, 3, मींस इस पॉइंट पे था। ये सपोज उसकी ऐसे बन रही थी, ठीक है, डायरेक्ट इसको कुछ भी अज्यूम कर लो तुम लोग ए। जब प्राइस 3 ही रहा तो वो शिफ्ट हो गई ना आगे, 4 पे आ गई, ये पॉइंट आ गया उसका, डिमांड बढ़ गई ना, प्राइस तो सेम ही रहा, डिमांड तो इंक्रीज हुई ना 3 to 4, तब ये पॉइंट पे शिफ्ट तुम कह सकते हो कि इंक्रीज हो रही है। समझ रहे हो? When price going to 4, same purchases, यहाँ पे तुम कह सकते हो, मतलब ये पॉइंट ही शो कर रहा है बेसिकली हमने इंक्रीज वाला, कि 3 से जो हमारी डिमांड है वो 4 हो गई, चाहे प्राइस सेम ही है। समझ में आया इतना? किसी को कोई डाउट? सिमिलरली ऐसे डिक्रीज इन डिमांड। अब पहले ये बताओ कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड क्लियर है? क्या कॉजेज हो सकते हैं बताओ? इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल होगी या डिक्रीज, फॉल होगी या इंक्रीज होगी? इंक्रीज इन डिमांड का केस कब होगा? जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज होगी, एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल्स। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होएगा? चेंज होएगा, चेंज ही होएगा ना, तभी वो ज्यादा खरीदेगा उसको। और एक्सपेक्टेशंस इन नियर फ्यूचर प्राइसेस बढ़ेंगे या कम होंगे? राइज होंगे, तभी प्रेजेंट में वो ज्यादा बाय करेगा उसको। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे, डिमांड ज्यादा है तो कंज्यूमर्स भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट है डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड, ये भी 2 केसेस से पॉसिबल हो सकता है। डिक्रीज इन डिमांड, जब प्राइसेस सेम है बट डिमांड कम हो रही है। डिक्रीज इन डिमांड दिखाना है ना, तो डिमांड कम हो रही है, या प्राइसेस कम हो रहे हैं डिमांड सेम ही है। ये 2 केसेस पॉसिबल है डिक्रीज इन डिमांड। क्लियर है? उसमें क्या है, डिमांड को इंक्रीज दिखाना है, इसमें डिमांड को डिक्रीज दिखाना है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, बस यही लिखना है। ठीक है, इसको कर सकते हो ना, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और हमारा मंथ यही है बस। मे बी जैन से आपके एग्जाम स्टार्ट है, जो भी अभी प्रपोज्ड डेट है पीडीयू की तरफ से, वो जनवरी की ही है। ये क्लियर है ना? बना सकते हो ना ग्राफ वगैरह? यस यस।
ठीक है, यहीं पे हमारा जो डिमांड है वो खत्म होता है, थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसमें बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं लॉ ऑफ डिमांड का और व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग डिमांड्स, ये यू कैन से डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जो हमने करे थे। ठीक है, अगर लॉ ऑफ डिमांड आपको क्वेश्चन आता है तो पहले आप डिमांड की डेफिनेशन दोगे, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताओगे, उसकी अजम्पशंस बनाओगे, ग्राफ बनाओगे कोई भी एग्जांपल लेके और उसका डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन दोगे, फिर उसकी एक्सेप्शंस को भी एक्सप्लेन करोगे साथ में। कोई भी लॉ होता है ना, उसकी अजम्पशंस और एक्सेप्शंस मस्ट होती है एक्सप्लेन करना। कोई भी लॉ है वो अजम्पशन और एक्सेप्शंस के बिना इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। ये समझ में आ गया, सारा थ्योरी ऑफ डिमांड यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट चैप्टर जो शुरुआत करने जा रही हूँ दैट इज थ्योरी ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये भी मिलता जुलता ही है डिमांड से, दैट्स व्हाई मैं पहले थ्योरी ऑफ सप्लाई शुरू करने जा रही हूँ, बट मे बी वो बीकॉम का शायद 4th यूनिट में है, किसी का किसी यूनिट में है, तो मैं टॉपिक वाइज करवा रही हूँ। ठीक है, आप उसमें से चेक कर लेना। पेपर पैटर्न पर ये रहेगा कि आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से चॉइस होती है, पता है पेपर पैटर्न। चलो वो तुम लोग देख लेना बाद में। ठीक है, नेक्स्ट आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई। क्या हुआ? डिटर्मिनेंट्स, थ्योरी ऑफ सप्लाई। अब प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशनशिप था? इनवर्स रिलेशनशिप। अब सप्लाई और प्राइस का क्या रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव। देयर इज ऑलवेज पॉजिटिव और यू कैन से डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है जी, प्राइस और सप्लाई का आपस में रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। कैसे? जब प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, जब प्राइस कम होंगे तो फार्म्स क्या करेंगी? सप्लाई भी कम करेंगी। तुम देखो, जो मतलब मंडियों की बात कर सकते हैं हम लोग या किसी भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, वो ना समटाइम्स गुड्स को स्टोर करके रख लेती है विच इज नॉन पेरिशेबल, वो उसको स्टोर करके रख लेती है और जब प्राइसेस बढ़ते हैं ना तब माल निकालते हैं अंदर से। पता है ना इस चीज का? ये तो लॉजिक इकोनॉमी में हमारा चल रहा है, सबको पता होना चाहिए। सो इसलिए हम कहते हैं कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, when price decreases supply also decreases। ठीक है जी, समझ में आया? इसमें भी जस्ट लाइक थ्योरी ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई होती है। इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई में मींस, अच्छा एक फर्क होता है स्टॉक और सप्लाई में। एक टर्म है स्टॉक एंड सप्लाई। स्टॉक एंड सप्लाई में कोई फर्क बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज टर्म्स? क्या तुम्हें लगता है कि ये सेम ही है, ये इनका मीनिंग सेम ही है, ये कुछ डिफरेंट है? डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है? स्टॉक जो पड़ा हुआ है, सप्लाई जिससे मतलब कि जो स्टॉक को हम सप्लाई कर रहे हैं, और मॉडिफाई थोड़ा सा सही है, बट और समथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स? सेम ही है टर्म्स? मुझे तो सेम ही लग रही है, नाम भी सेम ही है, एस एस है ना, सेम ही है। मेरे को तो सेम ही लग रहा है, किसी को लग रहा है इसका डिफरेंट मीनिंग है? कौन कह रहा है यस? किसने बोला यस? क्या डिफरेंस है? जब कोई गुड्स एक जगह पर पड़ी हुई होंगी वेयर हाउस में, वो स्टॉक कहलाती है, जब हम उसकी सेल करेंगे तब वो सप्लाई। एग्जैक्टली, यही डिफरेंस है। स्टॉक मींस व्हेन सेलर आर नॉट रेडी टू सेल दैट प्रोडक्ट, उसके वेयर हाउसेस में या उसके स्टोर में सामान पड़ा है बल्क में, दैट रिप्रेजेंट स्टॉक। ठीक है, जो सामान या जो स्टॉक या जो इन्वेंट्री सेलर रेडी है टू सेल दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट,
दैट रेफर्स टू सप्लाई। सपोज मार्केट में मेरे पास 100 टन वीट पड़ी है, वो मेरे पास पड़ी है, उसका मार्केट में रेट जो चल रहा है 500 रुपए चल रहा है सपोज, ठीक है। 100 टन मेरे पास पड़ी है, वो मेरे पास स्टॉक पड़ा है, बट 100 टन में से मैं सिर्फ 10 टन बेचने के लिए ही रेडी हूँ 500 पे, या कह लो 50 टन ही बेचने के लिए रेडी। वो पार्ट क्या कहलाएगा? सप्लाई। मेरे को ये assumption है या मेरी प्रेडिक्शन है कि आने वाले टाइम में प्राइसेस बढ़ेंगे, तो मैं उसको स्टोर करके रख रही हूँ। When price is 500 to go 600, तब मैं सपोज 20 और निकाल रही हूँ, 70 हो गए, 30 स्टिल मेरे पास बचा हुआ है। ये समझ रहे हो? जो सेलर सप्लाई मतलब जो कमोडिटी सेल करने के लिए रेडी है वो सप्लाई कहलाएगा, अदरवाइज जो सामान आपके पास पड़ा है वो स्टॉक कहलाता है। ठीक है जी। सपोज एक नॉर्मल शॉपकीपर है, बड़ा अच्छा ग्रोसरी स्टोर है उसका, ठीक है, उसके पास तुमने देखा होगा बड़ी बल्क में सारी, जैसे अगर हम उसकी बात करें जो वो होते हैं कोक वगैरह के क्रेट्स होते हैं, है ना, उसमें तो 24 बॉटल्स का पैक होता है, छोटी की बात करो 12 बॉटल्स का पैक है, उसके पास तो बहुत सारे पड़े हैं, तो दैट रिप्रेजेंट स्टॉक। ठीक है, जो वो बेच रहा है दैट इज सप्लाई। समझ में आ गया ना इतना? अच्छा, सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड में फर्क है। पहले तो ये बताओ, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क है? डिमांड and quantity demanded, what is the difference between these two terms? डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड में पहले तो बताओ क्या डिफरेंस है? कि सेम ही है? सेम ही है, क्या फर्क है? डिमांड में सिर्फ एक, जैसे किसी प्रोडक्ट के लिए जस्ट डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड कितनी अमाउंट में डिमांड की गई है। सही है, बैठो। जैसे हम डिमांड शेड्यूल नहीं बनाते थे कि अगर प्राइस सपोज 5 4 3 2 1 और क्वांटिटी डिमांडेड बनाते थे ना इधर, दैट 1 2 3 4 5 है ना, दैट होल शेड्यूल रेफर्स टू डिमांड। ठीक है, व्हेन कस्टमर बाय पर्टिकुलर प्राइस पे वो पर्टिकुलर क्वांटिटी खरीदने के लिए रेडी है, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। ये तो डिमांड है ना कि कंज्यूमर 5 पे 1 कर रहा है, 4 पे 2 कर रहा है, तो शेड्यूल है टोटल होल सेट ऑफ लोगों की डिमांड है, तो उसको हम डिमांड बोलते हैं। सपोज कस्टमर जो है 3 रुपए पे 3 चीजों को खरीदने के लिए रेडी, तो दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। कि जो एक कंज्यूमर है पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ये नंबर ऑफ कमोडिटीज खरीदने के लिए रेडी है, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। समझ में आया? सिमिलरली ऐसे ही सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड है, सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड भी ऐसे ही होगी। इसमें कौन सा रिलेशनशिप होता है? सपोज 10 है तो 100, 11 हो गया 110, 12 हो गया तो 120, क्योंकि प्राइस और सप्लाई का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव। ये होल सेट क्या है? सप्लाई। सपोज एक सेलर जो है 11 रुपए पे 110 चीजें बेचने के लिए रेडी है, तो दैट इज पर्टिकुलर प्राइस पे वो पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है सप्लाई करने के लिए रेडी, उसको हम बोलेंगे क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, लगा पता? मार्केट सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई तो क्लियर है ना, जस्ट लाइक डिमांड। इंडिविजुअल सप्लाई जब एक फर्म, मार्केट सप्लाई में नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट रेडी टू सेल दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट, ठीक है, वो होगा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ कमोडिटी। वेट अ मिनट,
ऑफ कमोडिटी। पहला तो प्राइस ही है, प्राइस हाई है, प्राइस हाई है तो क्या होगा, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, सो प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ऑल्सो वन फैक्टर। द अदर फैक्टर इज प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अब अदर गुड्स कौन सी है, अदर गुड्स कौन सी है, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं कल पढ़े थे हमने। अब अगर प्राइस ऑफ अदर गुड्स बढ़ जाए तो सप्लाई ऑफ दैट अदर गुड्स क्या होएगा। जैसे डिमांड में हम लोग क्या करते थे कि कॉफी का अगर प्राइस बढ़ जाए तो वी आर शिफ्टिंग टू टी, है ना। अब सप्लाई में कैसे होगा, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाए तो कॉफी की सप्लाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। अभी तो बड़ा प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। डिमांड हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, सप्लाई तो सेलर ने करनी है ना, तो उसको सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग सोचोगे। जब प्राइस कॉफी का बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज होएगी, समझ रहे हो। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ फॉर्म्स। अगर मार्केट में नंबर ऑफ फॉर्म्स बढ़ गई तो सप्लाई भी बढ़ेगी, जब मार्केट में फॉर्म्स ही कम है तो सप्लाई भी कम है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे एक ही इंस्टीट्यूशन है जो एमबीए प्रोवाइड करवाता है, तो क्या होगा, एक ही जगह बच्चे ज्यादा आ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ फॉर्म्स होंगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी ना, अभी तो सप्लाई कम हो रही है, एक ही इंस्टीट्यूशन है। अगर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस खुल जाए तो सप्लाई बढ़ रही है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस एमबीए प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ फॉर्म्स आल्सो अफेक्टेड सप्लाई। अनदर फैक्टर इज गोल ऑफ द फर्म, गोल ऑफ द फर्म। अगर तो फर्म का मोटिव जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो क्या होगा, अगर फर्म का मोटिव जो है, गोल ऑफ द फर्म जो है वो प्रॉफिट कमाना है तो वो क्या करेगा। अब डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ज्यादा सप्लाई करेगा किस प्राइस पे, क्या हाई प्राइस या सेम प्राइस पे हाई सप्लाई करेगा तो ही उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होएगा, ठीक है। अगर उसका मोटिव सेल्स को या आउटपुट जो भी प्रोडक्शन करी है उसको मैक्सिमाइज करना हो तो क्या करेगा, अब तुम्हारा पॉइंट है कि सेम प्राइस पे भी सेल करने के लिए वो रेडी होएगा। जब वो कहते हैं प्रॉफिट पैसा ज्यादा कमाना है तो नेचुरली वो हाई प्राइस पे ही बेचेगा, हाई सप्लाई करेगा। जब वो कहते हैं कि मैं अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करूं, ज्यादा से ज्यादा बेचूं, तो चाहे उनको कम प्राइस पे क्यों ना बेचना पड़े, चाहे वो सेम प्राइस पे क्यों ना बेचना पड़े, बट सप्लाई तब हाई रख के उसको करेगा। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइसेस या प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, प्राइस ऑफ सॉरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, हाँ जी बोलो, मैन, मनी, मशीन, वो तो उसमें आ गई ना मैन में, मटीरियल, ये कैपिटल, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अगर इनकी कॉस्ट मेरे को ज्यादा पड़ रही है तो क्या होगा,
अगर इनके प्राइसेस बढ़ जाए तो क्या होगा, गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा। तो फर्म जो है वो प्रॉफिट कमा पाएगी। मैम सप्लाई दा करोगे बट कस्टमर जिहड़े हैगे मे भी ना खरीदन उस टाइप से, तो फिर उसका सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मतलब कि सप्लाई घट होगी। यस, जब मेरे को प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं उसमें कुछ में बच रहा, ठीक है, सपोज एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट मेरे को 10 रुपये पड़ रही है, ठीक है, और कस्टमर 20 रुपये देने के लिए भी रेडी नहीं है, वो सपोज 10 रुपये देने के लिए विलिंग है, तो प्राइस तो मैं प्रॉफिट तो उसमें कमा ही नहीं रही, तो तुम क्या करोगे, सप्लाई 10 पे थोड़ी ना बेचोगे, 10 तो तुम्हें कॉस्ट ही आ रही है, तुम्हें वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही, तो उससे क्या होगा, सप्लाई तुम्हारी कम हो जाएगी। अगर सपोज अगर मेरे को यहाँ पे अगर कॉस्ट पड़ रही होती 7 रुपये, मार्केट प्राइस होता है 10 रुपये, मीन्स मेरे को प्रॉफिट कुछ तो हो रहा है ना, तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर्स इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी कोई बता सकते हैं कैसे? आजकल टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स हो गई हैं जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट डिक्रीज हो गई है समहाउ, क्योंकि एक जो लेबर है वो दिन में 10 कार्पेट्स बना रहा है और एक जो मशीन है वो दिन में 50 कार्पेट्स बना रही है। इम्प्रूवमेंट हुई है, कहीं ना कहीं हमारी अपीयरेंसेस गुड्स की अच्छी हो गई है, मतलब टेक्नोलॉजी ने हमारा काफ़ी चेंज जो है ला दिया है। तो उससे क्या होगा, सेम पहले वाला पॉइंट है, अगर तो कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है तो सप्लाई इंक्रीज होएगी, जब कॉस्ट ही ज़्यादा पड़ रही है तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, अगर तो सप्लायर को ये लग रहा है भी फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे तो प्रेजेंट में वो क्या करेगा, सप्लाई को कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा, है ना। अगर उसको लग रहा है फ्यूचर में प्राइसेस कम होंगे तो प्रेजेंट में इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर तुम्हारे ऊपर हाई टैक्सेशन लगा दिया जाए तो क्या होएगा, सप्लाई कम होएगी, क्योंकि तुम्हें कॉस्ट ही अपनी कवर नहीं होगी, टैक्स ज़्यादा पे करना पड़े तो सप्लाई कम करोगे। अगर गवर्नमेंट तुम्हें सब्सिडीज दे रही है, कुछ बेनिफिट दे रही है, कुछ अमाउंट ग्रांट्स दे रही है, तो तुम्हें अपनी कॉस्ट कवर हो रही है, प्रॉफिट कमा रहे हो तो सप्लाई इंक्रीज होएगी। ये फैक्टर्स है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सप्लाई। मैंने बताया ये लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन बना देना, कोई भी ग्राफ लेके, सपोज प्राइस 10 ले लो, तो ये हमारा जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। इसकी कुछ assumptions है, राइट डाउन व्हाट आर द वेरियस assumptions. There is no change in the prices of production. First assumption is there is no change in the price of factor of production. जो डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे वही इसकी कुछ assumptions, जैसे मैं डिमांड वाले में कर रहा था। There is no change in the technique of production. पहले तो कह रहे हैं कि फैक्टर प्रोडक्शन के प्राइसेस चेंज नहीं हो रहे, प्रोडक्शन की टेक्निक चेंज नहीं हो रही। There is no change in the goal of the firm. जो फर्म का गोल है that also remain unchanged.
there is no change in the price of related goods. And producer do not expect that change in the commodity या change in the price of commodity in near future. मतलब जो डिटर्मिनेंट्स पढ़े वो सारे नो नो करके इसकी assumptions बन जानी है. जो हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे वो सारे इसकी अब नो वाले फॉर्म में चेंज होके इसकी assumptions बन जाएंगी. Producer not expected. प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट कर रहा है, ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे. मींस डू नॉट एक्सपेक्ट चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन नियर फ्यूचर. नेक्स्ट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ इसकी एक्सेप्शंस हैं. हमने क्या पढ़ा, प्राइस और क्वालिटी सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है ना. हाई प्राइस पे तुम्हें हाई क्वालिटी की चीजें वो मतलब हाई सप्लाई करेगा. अब एक तुम फ्रूट्स की शॉप पे चले जाओ, वो तो कोई भी एप्पल है, कोई बनाना है, कुछ भी है जो पेरिशेबल नेचर की है. ब्रेड भी है, दो कितने 3-4 दिन की उसकी एक्सपायरी होती है ना. जब तो किसी के पास बड़े फ्रेश एप्पल्स हैं तो वो तुम्हें 60-70 रुपए से कम नहीं, पता नहीं क्या रेट चल रहा है मेरे को, 60-70 रुपए किलो से कम नहीं प्राइस लगाएगा, है ना. अब 2-3 दिन ये 4 दिन के बाद सेम उसका बिका नहीं, सेल नहीं हुआ, तो उसके पास थोड़ी कम क्वालिटी के रह गए हैं, मतलब थोड़ा सा खराब हो गया है या कुछ ऐसा है, तो वो तुम्हें कम रेट पे भी देने के लिए रेडी होगा, क्योंकि उसने अपनी वेरिएबल कॉस्ट तो कवर करनी है ना. वो तो चलो जो भी आता है वही कमा ले, है ना. अब तुम कोई डिजाइनर सूट लेने जाओ, 10,000 का पीस है, ठीक है. अब साल उसका वो प्रोडक्ट बिका ही नहीं, एग्जीबिशन में तुम्हें वो 2,000-3,000 का भी मिल जाएगा. होता है ना ऐसा. ये कुछ डिफेक्टिव पीस हो वो तुम्हें कम पे भी मिल जाएगा. होता है ना ऐसा, क्योंकि उन्होंने गुड्स को निकालना है, कहीं ना कहीं स्टॉक को क्लियर करना है. सेल्स लगती है वो इसीलिए लगती है क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है, फैशन चेंज हो जाता है, तो वो रहती नहीं है गुड्स. ठीक है, तो उस केस में जो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई है वो एप्लीकेबल नहीं होगा. और जो गुड्स सोशल डिस्टिंक्शन की है वो ऑल विल रिमेन लिमिटेड, चाहे उनके प्राइसेस बढ़ भी जाएं तो भी उनकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड ही रहती है. ठीक है, समझ में रहे हो. अब डायमंड है, प्राइसेस चाहे हाई है बट सप्लाई तो उतनी है, क्योंकि डिमांड नहीं है ना. डिमांड नहीं है तो लोगों ने, उसने सेलर ने भी रख के क्या करनी है चीज, जब उसकी बिकेगी ही नहीं. तो जो प्राइसेस राइज होते हैं जो सोशल डिस्टिंक्शन वाली गुड्स होती है ऐसी, तो उनकी भी जो मतलब चाहे उनके प्राइसेस राइज ही तो सप्लाई जो लिमिटेड ही रहती है. और एक इन्होंने एग्जांपल दी हुई है जो लॉ ऑफ सप्लाई है, दैट डज नॉट अप्लाई ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स व्हिच इज गवर्न्ड बाय यू कैन से नेचुरल फैक्टर्स, जो क्लाइमेटिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. अगर फसल खराब हो गई बारिश वगैरह की वजह से तो उसकी क्वालिटी समहाउ रिड्यूस हो जाती है, तो फार्मर्स को उनका जो वो मिलता होता है मार्केट स्पोर्ट प्राइस वो भी पूरा नहीं मिल पाता. ठीक है जी, समझ में आया. अब फिर इसमें भी वही है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. अब सप्लाई इंक्रीज दिखानी है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस. उसमें तो हम डिक्रीज दिखा रहे थे ना, करवा दूं या कर लोगे. एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई क्या है, सप्लाई बढ़ रही है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, है ना. और इंक्रीज इन सप्लाई क्या होगा, सप्लाई बढ़ रही है ड्यू टू अदर फैक्टर्स. चाहे तुम कह सकते हो कि प्रोडक्शन की टेक्निक चेंज हो गई, फैक्टर प्रोडक्शन का प्राइस कम हो गया, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी. ठीक है. और डिक्रीज इन सप्लाई वो भी अदर फैक्टर्स है प्राइस को छोड़ के. अब सप्लाई कम हुई है, जैसे जो भी अपने डिटर्मिनेंट्स पढ़े वो सारे इसमें कवर होंगे. ठीक है, सप्लाई कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी तुमको हाई पड़ रही है. ठीक है, टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट नहीं है, गवर्नमेंट तुम्हें टैक्सेशन बहुत लगा रही है जिसकी वजह से सप्लाई कम हो रही है. तो ये रीजंस है. कॉन्ट्रैक्शन क्लियर है ना ये सारी चीजें, क्योंकि ये मिलता जुलता है ये डिमांड से. देखो मैंने ये स्टार्ट किया था पहले.
चलो पहले इलास्टिसिटी और डिमांड करेंगे फिर वो करेंगे। टाइम बताना। हम